गुड मॉर्निंग क्लास। अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले कंटिन्यूटी बनाएंगे। तो कंटिन्यूटी में हमने क्या सीखा, हमने अपनी क्लासेस में मेजर पोर्शन में टीडीएस का वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्रैक्टिकल पोर्शन में हम टीडीएस कैसे डिडक्ट करते हैं, किसका डिडक्ट करते हैं, कब करते हैं, वो सारा जो कंटेंट है हम ऑलरेडी कवर किया है। जो हमने प्रैक्टिकली कवर किया है उसके ऑलरेडी आपके पास में वर्किंग पेपर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मैम आप थोड़ा सा मुझे याद दिलाएंगे कि आपने क्या क्या कवर किया था। देखिए, हमने जब क्लास स्टार्ट की थी हमारी लगभग में 7-8 क्लासेस हो चुकी हैं। हमने क्या क्या कवर किया, हमने स्टार्टिंग की क्लासेस की कि भाई टीडीएस क्या होता है, कब डिडक्ट करते हैं। जब जब किसी पर्सन का टर्नओवर जो है वो 1 CR से ज्यादा हो जाता है, 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो जाता है। दूसरी बात, अगर उसकी ग्रॉस रिसीट्स, अगर वो प्रोफेशनल सर्विसेज में है और उसकी ग्रॉस रिसीट्स जो है वो 3 लाख से ऊपर हो जाती हैं, तब क्या करना होता है, उसको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो मैम टीडीएस कैसे डिडक्ट करते हैं, आपका जहां जैसे आपका पेन नंबर लिया हुआ होता है वैसे ही आपको 10 नंबर लेना होता है। ठीक है, पेन की बेसिस पर ही आपको 10 नंबर इशू होता है। सेम उसमें 10 डिजिट्स होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। जैसे हमारे पास में 10 नंबर होता है उसमें 4 डिजिट्स अल्फाबेट्स होते हैं, 5 डिजिट्स न्यूमेरिक होते हैं, 1 डिजिट अल्फाबेटिक होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास में क्या होता है कि पहले हमारे जो 4 डिजिट्स होते हैं वो हमारे अल्फाबेटिक होते हैं और बाकी फिर उसके बाद न्यूमेरिक फिर अल्फाबेटिक। ठीक है, तो सेम ही होता है। और आपको शायद 70 रुपीज के अप्रॉक्स अमाउंट से अगर आपका पेन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप क्या कर सकते हैं, सेम वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पे ही हम अप्लाई भी कर सकते हैं और हमको वो बहुत जल्दी इशू भी हो जाता है। अब मैम हमने आपसे ये तो सीख लिया था कि पेन नंबर क्या होता है, टेन नंबर क्या होता है, हमें किसको डिडक्ट करना होता है, कब डिडक्ट करना होता है। उसके लिए हमने सैलरी का कंटेंट कंप्लीट किया था। हमारा जो सैलरी का कंटेंट था वो प्राइम कंटेंट था फर्स्ट 3 क्लासेस का, जिसमें हमने कवर किया था कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 इशू कर रहा है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 इशू कर रहा है अगेन, तो वो क्या करेगा, आपको आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। और टीडीएस डिडक्ट करेगा उसकी पूरी डिटेल जो होती है वो सेक्शन 192 में वो टीडीएस आपको डिडक्ट करेगा और फॉर्म 16 आपको इशू करेगा जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा और रिटर्न फाइलिंग करने से पहले। ऐसा क्यों करेगा कि जिससे आप उसमें से देख के अपना टीडीएस एडजस्ट कर सकें। और दो आप क्या कर सकते हैं, हर महीने जो टीडीएस डिडक्शन की लिमिट होती है वो हर एम्प्लॉयर की होती है। जैसे ही वो आपकी जो आपका स्लैब रेट के हिसाब से आपको जैसे ही फाइल करना, रिटर्न फाइल करना आपके लिए कंपल्शन बन जाता है और जो सैलरी की पेमेंट होती है वो भी आपकी जो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है, थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाती है, तब एम्प्लॉयर को आपका टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। अब जैसे कि पहले ऐसा होता था, पहले 2-3 साल पहले, 4 साल पहले भी ऐसा होता था। क्या होता था भाई कि टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं भी हो तब भी लोग क्या बोलते थे कि हमारी जो सैलरी इनकम है वो तो 50,000 पर मंथ है और उसके हिसाब से हमें वो तो कैश में रिसीव हुई है और उस हिसाब से रिटर्न कर देते थे। पहले ऐसा कर देते थे, अब नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि जैसे ही आपकी इनकम जो है वो 2,50,000 से ऊपर होती है तब आपके एम्प्लॉयर का कंपल्शन बनता है कि वो टीडीएस आपको डिडक्ट करे। तो 2,50,000 में ऐसा क्यों, क्योंकि वो हमारा स्लैब रेट कहता है। ठीक है, स्लैब रेट के हिसाब से ओल्ड रिजीम में आपको 2,50,000 से ऊपर जैसे ही आपकी इनकम होती है, ग्रॉस इनकम होती है, वैसे ही आपको क्या होता है, आपको ग्रॉस एग्जम्पशन आपकी लिमिट क्रॉस कर जाती है और आपको अपनी आईटीआर भरनी पड़ जाती है। तो आपका क्या होता है, टीडीएस डिडक्ट करना भी आपके एम्प्लॉयर का कंपल्शन होता है। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये भी बताया था कि भाई एम्प्लॉयर को आपका टीडीएस डिडक्ट करना क्यों जरूरी है। ठीक है, चाहे वो आपको फॉर्म 16 दे, चाहे वो आपको फॉर्म 16A दे। फॉर्म 16 किसके लिए होता है, वो होता है जब आपका टीडीएस डिडक्ट होता है अदर देन सैलरी के लिए। ठीक है, तो आप इसको कहां चेक कर सकते हो, वो आप अपने पास आराम से फॉर्म 26AS में चेक कर सकते हो। फॉर्म 26AS कहां से मिलता है, वो आपको इनकम टैक्स पोर्टल से मिलता है। तो आप पूरे साल का कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। प्रीवियस ईयर का कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। तो आप कब तक का कर सकते हो, आप 8 सालों तक का ऑनलाइन चेक कर सकते हो। 8 इयर्स तक का, 8 सालों का आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो मैम एम्प्लॉयर अगर हमारा टीडीएस नहीं काटेगा तो क्या होगा, अगर आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है तो उसका 30% डिडक्शन उसको जो उसका एक्सपेंस होगा उसका क्या कर दिया जाएगा, ऐड बैक कर दिया जाएगा और उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये बात भी सीखी कि भाई हमारा एम्प्लॉयर जो होता है वो आपकी सैलरी पे टीडीएस क्यों डिडक्ट करता है।
फिर उसके साथ में मैंने ये भी सीखा कि अगर आप किसी का कंपल्शन है टीडीएस डिडक्ट करना, मतलब उसका टर्नओवर 1 सीआर से ऊपर हो गया है, और वो भले ही प्रेजेंटेड बेसिस पे टैक्सेशन भर रहा हो, लेकिन अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो जाता है तो आपको कंपल्सरी होगा टीडीएस डिडक्ट करना। दूसरा की ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर हो जाती है तो भी आपको कंपल्सरी है टीडीएस डिडक्ट करना। तो अगर आप कोई दूसरे सेक्शन में अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो 192 के अलावा, जैसे अगर आप रेंट की पेमेंट कर रहे हो, आप कमीशन की पेमेंट कर रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट कर रहे हो, आप टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट कर रहे हो, आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे कर रहे हो, आप अपने आर्किटेक्ट को पे कर रहे हो, आप किसी को मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी से काम करवा रहे हो, तब आप उसका टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, तो वो अगर आपने डिडक्ट कर लिया और उसकी पेमेंट नहीं की तो भाई आपको क्या लायबिलिटी देनी पड़ेगी भाई, तो फिर उसके बाद तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देखिए ये क्राइम है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से कि भाई अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है किसी का और टाइमली पेमेंट नहीं किया है, इसका मतलब है कि आपने पैसा जो है वो आपका गबन हो गया है। तो आप ये मान के चलिए कि ये आपकी सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद एक क्लास और होगी और हमारा टीडीएस जो है 100% कंप्लीट हो जाएगा। मैं अभी इसीलिए इतना रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पोर्शन मुझे रिवाइज करवाना है और फिर मुझे आपको ऑनलाइन स्टेटमेंट फाइल करना है 26Q26 जो आपको फाइल करना होता है वो फाइल करना सिखाऊंगी। मैं ऑलरेडी 26 AS आपको सिखा चुकी हूँ, फॉर्म 16 कहाँ से डाउनलोड करना है, फॉर्म 16A कहाँ से डाउनलोड करना है, और आपके बैक पे में आपने क्या क्या एक्सपेंसेस आपके हो रखे हैं या फिर आपकी कौन सी रिसीट्स हैं जिससे आपको टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है, उसको भी मैंने आपको स्टोरी के हिसाब से आपको समझाया था। ठीक है, स्टोरी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की है मैंने, शायद 2 पेज का पीडीएफ बना के दिया था और उसमें मैंने शर्मा जी की स्टोरी शेयर की थी जिसमें वो एक रिटायर्ड पर्सनल है, सैलरी उनकी सैलरी बेस्ड थी और फिर उसके बाद में वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनका टीडीएस कैसे कैसे कहां से कटेगा और उनको खुद किस किस का टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसके बारे में आपसे आराम से 7-8 आज लगा के आपको डिटेल में डिस्कशन करके क्लास खत्म की है। तो हमको क्या करना है, पहले तो हमने रिवाइज करना है कि हमने कितना कवर कर लिया था, फिर उसके बाद में हम स्टेबिलिटी लेंगे कि अब हम सारी चीजों को समझ चुके हैं, हमारे पास में 100% कंटेंट अवेलेबल है, हमारे पास में सारे नोट्स अवेलेबल हैं, हमारे पास में प्रैक्टिकल पोर्शन ये पूरा अवेलेबल है। फिर सीधे हम देखेंगे भाई अपने पास में जो आरपीयू यूटिलिटी है, आरपीयू यूटिलिटी ये एक स्टेटमेंट होता है जो भी टीडीएस डिडक्ट कर रहा है उसको अपने पास में क्या करना होता है, टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। तो ये रिटर्न फाइलिंग जो होती है वो आरपीयू यूटिलिटी जो आपको प्रोटीन वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप गूगल पे टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा, तो हम वहां से इसको सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम जहां पर हैं वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे कि अगर टीडीएस किसी ने डिडक्ट किया है तो उसको क्या करना है, उसको अगले महीने की 7 तारीख तक रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अगले महीने की 7 तारीख तक, जैसे अभी चल रहा है आपके पास अगस्त, 10 अगस्त को आपने एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को क्या किया, पेमेंट किया। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को आपने 1,20,000 की पेमेंट की। ध्यान सुनिए, 1,20,000 की आप उसको पेमेंट करिए तो आपको कितना टीडीएस उसका डिडक्ट करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है आपको 194C है उसका टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा और आप कितना परसेंट डिडक्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा उसके स्टेटस पे कि भाई वो कॉर्पोरेट है या इंडिविजुअल, उसके हिसाब से उसका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। और नेक्स्ट मंथ की जो हमारे पास में अभी अगस्त चल रहा है तो 7 सितंबर तक क्या करना पड़ेगा, आपको उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। हम कैसे डिपॉजिट करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी और शायद मैं बता भी चुकी हूँ आपको, अगर नहीं बताया होगा तो मैं आपको बता भी दूंगी। और फिर उसके बाद में हम अपने पास का क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना भी सीखेंगे। हमारा ये प्रैक्टिकल पोर्शन शेष रहता है, बाकी हम सारी चीजें जो लॉ बेस्ड है वो सारी कंप्लीट कर चुके हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड की हमने 3 चालान जो है वो कवर किए थे। तो अब हम आ जाते हैं अपने पास में अपने नोट्स पर। उसमें से क्लास का पोर्शन बचा हुआ था, लास्ट के क्वेश्चन में हमने देखा था कि भाई आपका 194M हमने जो है कंप्लीट किया था कि भाई अगर आप अपना पैसा विड्रॉ करते हो बैंक से तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। पिछली क्लास में जैसे किसी ने पूछा मैम कितना डिडक्ट होगा, कैसे डिडक्ट होगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपना पैसा, आपका खुद का पैसा आपने जो बैंक में डिपॉजिट कर रखा है वो आप डिडक्ट करेंगे, तो अगर आप 1 CR विड्रॉ करते हैं, 1 करोड़ तक पिछले साल विड्रॉ करते हैं तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन उससे ज्यादा करते हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन अगर आपने 3 साल तक की रिटर्न नहीं करी है, पिछले 3 साल की रिटर्न नहीं करी है, ड्यू डेट निकल गई है, ड्यू डेट क्या होती है
आपको 31 जुलाई आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की थी टाइम पर, फाइल नहीं की है, 3 साल से आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो जो ये लिमिट है 1 सीआर की, ये घट हो जाती है 20 लाख की, 20 लाख तक। अगर आपने 20 लाख कैश विड्रॉ किया है अपने बैंक अकाउंट से, अपने खुद के बैंक अकाउंट से, तो भी आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। कितने परसेंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा? 2%। ठीक है, और ये लिमिट जो है 5% हो जाएगी अगर आप अपना जो विड्रॉ करते हैं वो कितना कर लेते हैं, वो अपना बढ़ के आपका 1 सीआर से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये याद रखना है। पिछली क्लास में हमने यही पढ़ी और हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास में 194J ये पूरा कवर कर चुके हैं। 194J, 194C, 194J, 194I, 194IA, IB, IC, ये हम सब ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। तो मैं इसमें स्पेशल क्या बता वैसे क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि भाई हमारे जो 3 सेक्शन हो गया, मैंने आपको बताया कि आपको अगर अपना टीडीएस डिपॉजिट करना है तो आपको क्या चाहिए होता है, 10 नंबर चाहिए होता है। लेकिन हमारे पास 3 सेक्शन ऐसे हैं जहां पर आप क्या कर रहे हैं, आपका टीडीएस डिडक्ट भी हो रहा है, आपको टीडीएस डिडक्ट भी करना है, पेमेंट भी करनी है आपके पास, आपको उसके लिए 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। कौन से 3 सेक्शन है ना, 3 सेक्शन आपके पास 194IA, 194IB और 194M। M लाना, M ये नीचे रहा, आ गया ये 194M। भाई यहाँ पर भी इसके इसमें भी आपको जो है टीडीएस डिडक्ट करते टाइम पर आपको 10 नंबर की जरूरत नहीं है। आप बगैर 10 के ही 3 सेक्शन आइए, आईबी और एम में आप क्या करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे और आपके पास में फॉर्म नंबर जो होंगे 26Q, 26QC और 26QD, ये नॉर्मली 26Q होते हैं, लेकिन इन तीनों केस में आपको क्या अलग ये वाले फॉर्म भरने हैं, उसके लिए आपको 10 नंबर लेने का कंपल्सन नहीं है। सिर्फ इतना है कि भाई अगर आप इस सेक्शन में फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी 200 रुपए पर डे वाली भी, और इंटरेस्ट जो है वो आपके पास 1% वाली वो भी लग जाएगी अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। ठीक है, टाइमली डिपॉजिट नहीं। चलिए थोड़ा सा आपको यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ओके, बनाइए मुझे तो मैंने कंप्लीट करवा दिया था आपका कि भाई अगर आपने क्या किया है, फीस और प्रोफेशनल सर्विसेज या टेक्निकल सर्विसेज लिए, मतलब आपने अपना कंप्यूटर जो है वो आपने ऑफिस में कंप्यूटर का सिस्टम बनवाया, उसमें आपने उसको पेमेंट की और आपने एक बार में तो 30,000 से ऊपर की पेमेंट करी है, या फिर आपने पूरे साल में जो है 1 लाख से ऊपर की आपकी पेमेंट पहुंच चुकी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा और आपको 194J में 10% के हिसाब से डिडक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने कवर कर लिया था, यस मैम, ये मैंने कवर कर लिया था। उसके बाद मैंने देखा था 194A म्यूचुअल फंड से आपको इनकम होती है, मतलब आपकी पेमेंट होती है, या फिर आपने 194A कंपनी एक्विजिशन आपके घर के ऊपर से क्या निकल के नेशनल हाईवे निकल रहा है, तो फिर आपका घर जो है वो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी, आपको नोटिस दे देगी और आपकी प्रॉपर्टी जो एक्वायर कर लेगी। जब वो आपको पेमेंट करेगी तो 2.5 लाख से ऊपर की आपकी पेमेंट है तो उसका आपको 10% के हिसाब से टीडीएस काट के, उसके बाद में हमारे पास में ये सेक्शन है 194M, जिसमें हमने देखा था एम करने से पहले हम 194IA और IB और देख लेते हैं, इससे हमारी कंपेटिटिव हो जाएगी। IA IB में क्या पता करना, IA IB में मैंने बताया था कि भाई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, ये है हमारे लैंड वाला केस कि भाई जहां पर आपने ट्रांसफर किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी को और आपकी 50 लाख से ऊपर की आपने पेमेंट करी है, मतलब 50 लाख से ऊपर की आपने कंसिडरेशन देके अगर खरीदा है, प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आपको 1% ऑफ कंसिडरेशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। पहला 194IA और इसमें आपको भाई 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले ऐसा होता था कि भाई आपको क्या होगा, कैसे होगा और एसटी भरेगा नहीं भरेगा, आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, उसके बाद 10 साल पहले तो 15 साल पहले उससे काम चल जाता था कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं गए तो भी आप लगा के साइन कर दिए, आपकी प्रॉपर्टी सेल हो गई। अब ऐसा नहीं होता है, अब आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है। अब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 10 लाख से होती है तो उसकी अलग लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और अगर आपकी वो प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख से ऊपर है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1% के हिसाब से आपको टीडीएस भी डिडक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपकी रेंट से इनकम होती है, आपके घर प्रॉपर्टी में नहीं, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी पर ही, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी आपको रेंट की इनकम होती है, तो रेंट जो है वो आपको 50,000 से ज्यादा है, ठीक है, 50,000 से ज्यादा की अगर आप रेंट पर मंथ पेमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाई यहाँ पे 5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, जो कि 1 अक्टूबर से क्या हो गया है
ये 2% हो गया है। तो तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। और तीसरा सेक्शन है 194 में, जहां पर बोलते हैं कि अगर आपने क्या किया है, तीनों सेक्शंस का मिक्स है ये। वो तीनों सेक्शन का कैसे कि पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट वाला जो था वो 194 सी देखा हमने, 194 सी कमीशन ब्रोकरेज वाला जो था उसमें हमने क्या देखा था, वो हमने देखा था 194, हाँ वो हमने देखा था, ये 194 एच में देखा था, 194 एच था इसमें, ये 194 सी था, प्रोफेशनल सर्विसेज वाला था 194 जी। और ये तीनों सेक्शंस के अलावा अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ पेमेंट कर रहे हैं और किसी को भी कर रहे हैं तो वो पेमेंट जो है वो 50 लाख से ऊपर की है, तो ये अमीरों के लिए सेक्शन है। 50 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए सेक्शन है कि भाई आपको 5% के साथ टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, जो कि 1 अक्टूबर से 2% कर दिया गया है। और इन तीनों सेक्शन के केस में आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है बस। आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों के केसेस में अगर इंडिविजुअल एचयूएफ पेयर है और लास्ट ईयर का टर्नओवर आपका वेबसाइट लिमिट है तो उससे ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नो टीडीएस नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज फॉर दोस टीडीएस रिक्वायर्ड टू डिडक्ट 194 इफ अमाउंट मोर देन 50 lakhs। अगर अमाउंट 50 lakhs से ज्यादा है तो जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब पर्सनल नेचर की बात है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ही आपको इन तीनों में इन सेक्शन में पेयर नॉट रिक्वायर्ड टू और 10 नंबर, आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन टू द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद टीडीएस रिटर्न इन फॉर्म 26Q 26QC 26Q। अब भाई कब करना पड़ेगा, हमने वैसे नॉर्मली देखा था कि आपको टीडीएस रिटर्न कब फाइल करनी होती है, टीडीएस आपको कब तक डिपॉजिट करना होता है। तो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि हमारे पास देखिए 10 अगस्त है, अगर हम किसी जगह टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो हमको नेक्स्ट मंथ की 7 तक क्या करना पड़ेगा, उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। हमको रिटर्न कब फाइल करनी पड़ेगी या क्वार्टरली स्टेटमेंट कब फाइल करना पड़ेगा, हमको क्या करना होता है, क्वार्टर वाइज देखना होता है। क्वार्टर वाइज में डेट चल रहे हैं आपने, जब आपका क्वार्टर खत्म होता है उसके बाद 30 दिन का आपको टाइम दिया गया है कि आपको अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न फाइल करने के बाद आपको रिटर्न डिपॉजिट करने के बाद 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। इन तीनों सेक्शन में यूजुअल प्रॉपर्टी आपकी सेल हो गई है, रेंट मिल रहा है आपको, या मिक्स ऑफ सेक्शंस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाई आपको ये फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे और उसके बाद उनको आपको फाइल करने पड़ेगी, विदिन 30 डेज फाइल करना पड़ेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन व्हिच टीडीएस वाज डिडक्टेड। ठीक है, जिस महीने आपने टीडीएस डिडक्ट किया है आपको वहां से 30 दिन में क्या करना पड़ेगा, उसको पेमेंट करना है। 7 दिन में नहीं, 30 दिन में पेमेंट करना है और 30 दिन में आपको रिटर्न ये फॉर्म भी फाइल करना है। फॉर्म हम इसको बोल देते हैं रिटर्न फाइल करना या आप नीचे फॉर्म फाइल। ओके, फिर इसके बाद में हमारे ये मैं आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि भैया आप अगर अपने ही बैंक अकाउंट से अगर आप विड्रॉ करते हैं, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आपके पास 27 लाख रुपए पड़े हुए हैं और आपकी बेटी की शादी है, आपकी बहन की शादी है और आप चाहते हैं कि पैसा निकाल लें बैंक में से, तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी पहली बात तो ये है कि अगर आप 25 लाख रुपए निकालना चाहते हैं अपने बैंक से और आपने 3 साल से रिटर्न नहीं भरी है, अगर आपने 3 साल से रिटर्न नहीं भरी है तो आपको 2% के साथ टीडीएस डिडक्ट कर दिया जाएगा। और कहां तक करेगा, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ से ऊपर आप विड्रॉ करेंगे तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा 5% के हिसाब से इन एक्सेस ऑफ 1 सीआर। ठीक है, ये भी वैसे भी ऑलरेडी कवर किया है, लेकिन मैं दोबारा से इसको रिवाइज करें। अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोई करे तो उसका टीडीएस डिडक्ट होगा। इसके बाद में हमारे पास 2 सेक्शन और बचे थे, 194Q और 194Q और 194R, ना 194P और 194Q, यस 194O और 194Q, ये दोनों ई कॉमर्स वालों के लिए हैं या अगर परचेजिंग सेल वेंडर्स जो बड़े-बड़े होते हैं उनके लिए है कि अगर आपने क्या किया है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया है, जैसे कि मेरा नाम अमृता राय है, मैंने अपनी फॉर्म बनाई या नहीं बनाई, प्रोप्राइटरशिप की है मेरी, और उसके बाद मैंने क्या किया, अमेज़न में अपने आप को या फ्लिपकार्ट में अपने आप को रजिस्टर कर लिया, वहां से मैं क्या करती हूँ, अपने सामान को सेल करती हूँ। जब मैं अपने सामान को सेल करती हूँ तो यहाँ पर अमेज़न क्या होता है, क्या करता है, मेरे लिए पैसा कलेक्ट करता है, फिर मुझे पेमेंट करता है ना, क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म से सेल हो रही है। मैं हो गई वहां पर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, मैं पार्टिसिपेंट हो गई, और वो कौन हो गया, अमेज़न या फ्लिपकार्ट या ज़ोमैटो या फिर
हमारे पास ब्लिंकिट, ये सब क्या हो गए, ज़ोमैटो सॉरी, ब्लिंकिट नहीं, ब्लिंकिट के तो दूसरों को नहीं कहता, खुद ही परचेज करके फिर उसको सारा सामान खुद ही बेचता है, तो ब्लिंकिट को छोड़ देते हैं। हम बात करते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो इन सब की। वो क्या करते हैं, वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं और वो क्या करते हैं, वो खुद की ई-कॉमर्स फैसिलिटी चलाते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ से दूसरे लोग अपना सामान बेचते हैं। जो सामान बेचने वाले हैं उनको कहते हैं ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट। जैसे मैं अपनी सर्विसेज सेल कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ तैयारी जानकी के थ्रू अपनी सर्विसेज को सेल कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर गुड्स भी बेचने वाले रहते हैं, सर्विसेज बेचने वाले भी रहते हैं। तो प्लेटफॉर्म कौन है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है वो तैयारी जानकी है। और यहाँ पर पे कौन है, यहाँ पर पे बता रहा है जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है। तो हमें पता है कितना टीडीएस डिडक्ट करेगी, आपका रिजल्ट कितना टीडीएस डिडक्ट करेगा, वो करेगा 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल। जितना भी अमाउंट जो है वो सेल होगा उसका 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा उसको आपके रिजल्ट 1%। अभी ये जो लिमिट है ये बदल के 0.1% कर दी गई है, कब से, 1 अक्टूबर से। ये हमारे पास डेट हुई है, पहले 1% था, अब ये होके 0.1% कर दिया है और कितने 1 अक्टूबर से कर दिया है, ये 10 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2024 से इसको हटा के 0.1% कर दिया है। और ये कब कटेगा, ये कभी कटेगा जब मेरी पेमेंट जो होगी वो 5 लाख से ज्यादा होगी। कितनी, 5 लाख से ज्यादा होगी। अगर वहां तक होती है इंडिविजुअल एचयूएफ की, अगर पेमेंट जो होती है 5 लाख से ज्यादा नहीं होती, अप टू 5 लाख होती है, तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को उसका टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों किया है, इसलिए किया जिससे कि क्या हो, जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं उनको सहायता हो। ऐसा नहीं हो कि की सेल कुछ है, जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, जैसे कोई कैंडल बना रहा है, कोई डेकोरेटिव फ्लावर्स बना रहा है, कोई ज़ोमैटो में छोटी सी अपनी क्या कर रहा है, किचन अपना क्लाउड किचन बना के जो है वो फूड आइटम्स को सेल कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो कि उसकी पेमेंट ही कुछ नहीं है और उसका टीडीएस रिटर्न कर दिया जाए, उसके बाद वो लीगल रिक्वायरमेंट में फंस जाए। तो ये 5 लाख से ऊपर की अगर पेमेंट होती है तो क्या करना पड़ेगा, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को 1% के हिसाब से 1 अक्टूबर 2024 तक अभी हम जहाँ पर हैं वहाँ से 0.1% के हिसाब से उसका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। और अगर वो अपना 5 लाख तक की सेल है तो आपको क्या करना है, सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर को अपना क्या देना है, सिर्फ और सिर्फ पैन नंबर देना है, अपना आधार नंबर देना है, तो आपके टीडीएस नहीं काटेंगे। अगर पिछले साल में जो टोटल पेमेंट बनती है वो 5 लाख से कम, ठीक है, समझा आपने को। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, हमारा कंटेंट यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला है, हम चलेंगे पोर्टल पे, ट्रेसेस पे, इनकम टैक्स पोर्टल से भी आप उसे डायरेक्ट कर सकते हो और डायरेक्ट ट्रेसेस पे भी डाउनलोड कर सकते हो। हाँ जी, तो हमने यहाँ पर सेल वाले सेल ट्रांजैक्शन के लिए जो 5 लाख से ऊपर होते हैं उनके लिए हम देते हैं कि वहाँ पर हमारा टीडीएस रेट होगा 0.1% के हिसाब से। आगे बढ़ जाते हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी केस में, जो सीनियर सिटीजन है उनकी इनकम जो आ रही है वो सिर्फ बैंक अकाउंट से डायरेक्ट आ रही है 75% से ऊपर वाले, जिनकी पेंशन की इनकम है और इंटरेस्ट की इनकम, ठीक है, किसकी इनकम है, पेंशन की और इंटरेस्ट की इनकम, मतलब उनको वो पुराने गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको जो है पेंशन आ रही है और उनका बैंक में पैसा लगा हुआ है, वहाँ से उनको इंटरेस्ट आ रहा है, तो भाई उनका टीडीएस डिडक्ट करेगा कौन करेगा, बैंक डिडक्ट करेगा। कितना करेगा, उनके स्लैब रेट के हिसाब से करेगा, जो भी उनकी पेंशन होगी उसका विड्रॉ, जो भी उनका विड्रॉ बन रहा है, इतना भी पैसा निकाल रहे हैं, उनको उनसे पूछा जाएगा, उनसे एक फॉर्म भरवा देते हैं। वो बेचारे सीनियर सिटीजन को पता भी नहीं होता, वो फॉर्म भर के आ जाते हैं, वो फॉर्म नंबर होता है 12 में वो आपसे पूछ लेते हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन से हमसे पूछ लिया जाता है कि भाई आप किसके हिसाब से ओल्डर के हिसाब से न्यू के हिसाब से टैक्स भरना चाहते हैं, और उसी हिसाब से स्लैब रेट के हिसाब से उनके विड्रॉल बेसिस में उनका टैक्स कैलकुलेट कर लिया जाता है, उनका जो टैक्स कैलकुलेटेड आता है उतना उनका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। हमारे पास में लास्ट तो सेक्शन बचे, लास्ट तो थोड़ा सा और ध्यान देंगे, फिर आप चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल के और ट्रेसेस में। 180 को क्यों बोल रहा है कि अगर आपने परचेज किए हैं गुड्स मोर देन 50 लाख से मिले, मान लेते ठीक है, मैं 70 लाख की परचेज करती हूं, बुक्स मैंने परचेज की 70 लाख की परचेज की, तो
अगर मैंने 70 लाख की बुक परचेज करी है तो 50 लाख से ऊपर टीडीएस जनरेट होएगा मेरा, कितना होएगा 0.1% के हिसाब से। तो जो 194 ओ था, फिर हमने 194 एन भी देखो, एन नकली को छोड़ दीजिएगा, फिर हमने 194 दूसरा भी देखा कौन सा जगह था, 194 ई देखा, उसको भी छोड़ दीजिए। ओ के बाद हम क्यू की बात करते हैं। ओ में हमने देखा था ई कॉमर्स वेबसाइट से आप सेल कर रहे थे, यहाँ पर आप परचेज कर रहे हैं, अगर आपने परचेज करी है तो 70 लाख की आपने परचेज करी है, आपको -50 लाख माइनस कर देंगे, 20 लाख पर टीडीएस जनरेट होगा। मैंने बुक परचेज की 50 लाख से ज्यादा की परचेज की, तो 50 लाख से ऊपर मैंने जितना भी परचेज किया हुआ उसका 0.1% मेरा टीडीएस जनरेट हो गया। दिस इन दिस सेक्शन टीडीएस रिक्वायर्ड टू डेबिट ओनली इन एक्सेस ऑफ ओवर 50 लाख। और टीडीएस का दिक्कत क्या है टीडीएस में, सिर्फ ये जो ट्रांजैक्शन है in this in case of a transaction to which नहीं, सिर्फ इतनी की हमको याद रखने वाली बात है कि आपको 194 ओ और 194 क्यू, तो टीडीएस डायरेक्टेड ट्रांजैक्शन 194 ओ को इसलिए बात बता रहे हैं कि जब आपकी परचेज हो रही है आप सेल कर रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैं एक वेंडर हूं जो अमेज़न पे रजिस्टर्ड हूं, अब मैं वेंडर हूं, मैं खुद से प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं खरीद के लाता हूं। तो जब मैं खरीद के लाऊंगा, मेरी स्टोरी में शर्मा जी थे, हम उनकी स्टोरी में भी आएंगे और इनकम टैक्स पोर्टल को रेजर्स के लिए आएंगे लास्ट 2 मिनट में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने जब किसी मैन्युफैक्चरर से परचेज किया है, मैंने क्या किया 70 लाख का परचेज किया है और अमेज़न पे बेच दिया है 60 लाख की मेरी सेल्स है, ठीक है। तो जब मैंने 70 लाख का परचेज किया तो मेरा 20 लाख पे 0.1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट हुआ। किसने किया? वो हमारे जो जिसने आपको सेल किया था उसने हमारा टीडीएस डिडक्ट किया। फिर उसके बाद हमने सेल किया, जब हमने सेल किया किसी ने किया अमेज़न के थ्रू किया और मेरी 60 लाख की सेल हो गई, तो वहां पर मेरी 60 लाख की सेल्स पर टीडीएस जनरेट होगा 0.1% के हिसाब से, या फिर जो अमेज़न है उसने मेरे से प्लेटफॉर्म फीस ले ली। उसने बोला कि आपने मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल किया है, तो जो आपने 60 लाख की सेल है उसमें से 5 लाख तो आप मुझे दे दो। इसलिए क्योंकि जो आपने सेल किया है उसमें प्लेटफॉर्म फीस, सर्विस चार्ज, कमीशन, ब्ला 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 और अदर एक्सपेंसेस लगा के आप हमको 50 रुपए, फिर आपको मैं 55 लाख रुपए ट्रांसफर करूंगा अमेज़न ने बोला, तो टीडीएस किस पे डिडक्ट होगा? वो 60 लाख से होगा या 55 लाख से होगा? तो करेक्ट आंसर है 60 लाख से होगा, ठीक है। ग्रॉस अमाउंट पर जो होगा वो टीडीएस डिडक्ट होगा और सेल परसेंटेज है 0.1%। यहाँ पर हमारा टीडीएस का जितना भी वो सेक्शन हाँ मैं बोल रही हूँ, मैं एक बार रिपीट करेंगे और जीएसटी वाला जो पोर्शन समझने वाले हैं मुझे समझ में नहीं आया। ये है देखिए मैं आपको और एक क्वेरी था मेरे को, और एक क्वेरी मैं एक साथ दोनों पूछ लेती हूँ। और एक क्वेरी जो था मेरा, मान लीजिए अभी तक मेरा जो क्लाइंट है जीएसटी वाला वो परचेजर है, तो परचेजर का अभी तक 30 लाख का परचेज हो चुका है, तो अभी तो टीडीएस कटना जरूरी नहीं है ना? आपका जो क्लाइंट है उसके कौन है वो? मैं पूछ रही हूँ, मेरा 2 क्वेरी है। एक है कि मान लीजिए जो जीएसटी परचेजर है मेरा, ठीक है, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर है, किसी कंपनी से परचेज करते हैं, अभी तो उनका परचेज अमाउंट बिलो 50 लाख है, तो अभी से क्या मुझे उसका टीडीएस जमा करना पड़ेगा कि 50 क्रॉस करने के बाद वो टीडीएस जमा करना पड़ेगा? 50 लाख से कम है, 50 लाख से कम है तो वो टीडीएस की कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन उनका हो जाएगा, हर साल का 1-2 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है, तो क्या वो क्रॉस करने के बाद हो जाएगा? सबकी सब देखिए, अभी वो टीडीएस की कोई बात नहीं है। अक्सर आपकी जब सेल की बात आती है तो सेल में जैसे आपका 5 लाख से ऊपर होगा, ठीक है, और वो भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होगा, तो फिर उनका टीडीएस डिडक्ट होगा और दोनों का परसेंटेज वही है 0.1%, ठीक है। 0. हाँ ठीक है ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। यहाँ पर मुझे ये जो बात वाला क्वेश्चन है, ये जब मैं आपको वो भी बताऊंगी तब मैं करवाती चलूंगी। वैसे यहाँ से ये सारा क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया था, ये एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, आप करना चाहें तो बहुत अच्छे से करें। ये जो मिस्टेरियस प्रोविजंस है ये आपकी मतलब की चीज है, इसमें भी आपको ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुकी हूं कि भाई आपका टीडीएस टीसीएस
आपको कब कलेक्ट करना होता है, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपकी होती है ड्यू डेट होती है, टीसीएस की 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है, मार्च के महीने की 30 अप्रैल होती है टीडीएस के केस में, और टीसीएस के केस में 7 अप्रैल होती है। ड्यू डेट ऑफ टीडीएस टीसीएस रिटर्न ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिटेल में बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। भाई आपको अगर आपने टाइमली अपने रिटर्न जमा नहीं की, ठीक है, जैसे क्वार्टरली स्टेटमेंट दे लो, रिटर्न दे लो, अगर नहीं की तो आपको जो है वो फीस देनी होती है 200 पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से अंडर सेक्शन 234 ई देनी पड़ती है। मैंने आपको चालान में दिखाया था, जिस चालान में मैंने आपको बताया था कि भाई देखो आपका इतना इंटरेस्ट, ये तो आपकी टीडीएस की पेमेंट होगी, साथ में आपको इंटरेस्ट लगेगा या फीस लगेगी या फाइन लगेगा, तो वो आपको कैसे कैसे बैठ के करके प्लेस करना होगा या फिर मेंशन करना होगा अपने चालान, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास ये रिटर्न के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, अगर आपने टीडीएस जो है डिडक्ट किया है लेकिन पेमेंट नहीं की है गवर्नमेंट को, तो आपको पेनल्टी कितनी लगेगी, तो पेनल्टी जो है 100% हो सकती है टीडीएस अमाउंट। कब तक आप डिफॉल्ट रहेंगे, कब आपको पेमेंट करनी है, इसके बारे में उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो आपके काम की थी, वो मैंने आपको बता दी थी कि भाई 1% कॉमन और पार्ट ऑफ द मंथ अगर आप लेट हो जाते हैं, लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस हो जाती है आपकी, तो फिर आपको लेट पेमेंट पर डिडक्शन कितनी होगी या लेट पेमेंट आपको इंटरेस्ट कितना लगेगा, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी क्लास दे चुकी हूँ और कैलकुलेट करके भी आपको बता चुकी हूँ कि देखो कितना कितना टीडीएस हमारा जाएगा, उसमें हमें इंटरेस्ट कितनी आएगी, पेनल्टी कितनी आएगी, फीस कितनी जाएगी, हम ऑलरेडी क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। मैंने सिर्फ एक व्यू ले लिया, एक हेलीकॉप्टर व्यू समझ लो कि भाई देखो यहाँ पर हमारा जो ये क्वेश्चन है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, ठीक है। अगर आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कितना फाइन है, ये सब कुछ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्लास में। तो अगर आपको याद नहीं है या अगर आप मेमोरी से मिसप्लेस कर रहे हैं कि मैं बताया था याद नहीं है, या अगर आपने बताया कि हमें याद ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पास में जो आपका बैकअप है उस क्लासेस को देख लीजिए। और अब हम चल रहे हैं अपने पास में कोड करके, ठीक है जी। हमारा अब यहाँ पर जो है इनकम टैक्स लॉ फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस खत्म हो चुका। अब हमारे पास में कुछ भी ऐसी लॉ रिलेटेड इंफॉर्मेशन बाकी नहीं है, ऑलरेडी 100% कवर कर चुके हैं। मैम यस शिवानंद द्विवेदी बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए सर। ई कॉमर्स ऑपरेटर पे 194(2) सेक्शन पे जो लिमिट देखी जाती है वो 5 लाख देखी जाती है। वो इंडिविजुअल एक्चुअल के लिए 5 लाख देखी जाती है। 194 की बात कर रहे हैं ना? या हाँ जी, वो इंडिविजुअल के लिए 5 लाख देखी जाती है। नो टीडीएस अगर टीडीएस नहीं लगेगा, अगर आप इंडिविजुअल एक्चुअल हैं और आपकी जो पेमेंट है वो अप टू 5 लाख है, तो आप अपना आधार नंबर या पैन नंबर दे दीजिए अपने ई कॉमर्स ऑपरेटर को और आपका जो है वो टीडीएस नहीं काटा जाएगा, वो सिर्फ इंडिविजुअल एक्चुअल के लिए है, अदरवाइज आपका पूरा टीडीएस रहेगा। नहीं, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन 2 टाइप से है। पहला है एक जीएसटी का रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ ठीक है, और मैं अपना बिजनेस जी हाँ। हाँ जी ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं जीएसटी का रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ और मैं ई कॉमर्स से अपना बिजनेस करता हूँ, तो उस कंडीशन पे मेरा क्या लिमिट कुछ देखा जाएगा, मेरा टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं? अगर आप इंडिविजुअल होगे, इंडिविजुअल आप अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन लेकर रखा है और सर्टिफिकेट ले रखा है, आपने सर्टिफिकेट लेना जरूरी है ना अगर आप कोई काम कर रहे हो। जी हाँ। आपके पास है? जी हाँ। ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद में अगर आपकी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी कब होता है, जब आप 4 स्टेट्स के अलावा, इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, तो 4 स्टेट्स के अलावा आप जिस भी स्टेट में 20 लाख से ऊपर की आपकी सेल होती है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी है, मुझे वो 50 यूनिट्स आपको पता है? जी हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद में अब आप सेल कर रहे हैं और हमारे पास में जीएसटी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आप नहीं आते, जैसे आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहे हैं या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हैं या आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेज रहे हैं, तो आपके ऊपर ये 20 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, आपको कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इतना आपको पता है? जी हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाती है ये हो गई जीएसटी की बात और ये हो जाती है यहाँ पे खत्म। अब आ जाती है इनकम टैक्स की बात, जिसमें इनकम टैक्स में भी हमारे पास टीडीएस का पोर्शन, टीडीएस परचेज और सेल्स के केस में, अगेन टीडीएस परचेज और सेल्स के केस में परचेज है तो हमारा 50 लाख से ऊपर की
आपकी परचेज होती है तब आपको डिडक्ट करना, तब आपका डिडक्ट होता है। जब आपकी सेल 5 लाख से ऊपर की होती है, वो भी कौन से केस में, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, मतलब पर्सनल, आप अपने नाम पर सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, ना आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है, ना कंपनी है, कुछ नहीं है, आप इंडिविजुअल पर्पस, इंडिविजुअल मतलब अकेला व्यक्ति, आप रजिस्टर्ड लेके उद्योग सर्टिफिकेट लेके अपने नाम से सेल कर रहे हैं। जब आपकी जैसे ही आपकी सेल किसी भी प्लेटफॉर्म पे 5 लाख से ऊपर की हो जाएगी, मान लेते हैं आप अपना जोमेटो से क्लाउड किचन चलाते हैं, आपकी टोटल पूरे साल में जो उनको पेमेंट करनी है बनती है वो 5 लाख से ऊपर की हो जाती है, तो वो आपका 0.1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट कर दोगे। दूसरी बात, अगर आप इंडिविजुअल एक्चुअल नहीं है, मान लेते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, अगर पार्टनरशिप फॉर्म आपने अपने आप रजिस्टर कर रखा है, तो ये लिमिट जो है 5 लाख की वो भी कम नहीं करेगी, कुछ भी आपकी सेल होगी आपका 0.1% टीडीएस डिडक्ट होगा ही होगा। क्लियर? ओके मैम। कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। एक दूसरा था जो, अगर मैं जीएसटी के रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, रेगुलर जीएसटी रिटर्न फाइल करता हूँ, अप टू 50 लाख टर्नओवर क्रॉस होता है जब परचेजर किसी कंपनी का, तो उस पे अक्रॉस द 50 लाख टर्नओवर माइनस टू रिमेनिंग बैलेंस, तो रिमेनिंग बैलेंस पे जो टीडीएस कटेगा वो 0.1% से कटेगा। तो रिमेनिंग बैलेंस पे देखेंगे, फिर टोटल बैलेंस जो 50 लाख उसको माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उस पे टीडीएस 0.1% डिडक्ट होगा। आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं। पूछना ही चाह रहा हूँ कि मैं एक फर्म, मेरा एक फर्म का बिजनेस है, मैं किसी कंपनी से परचेज करता हूँ, परचेज मटेरियल मेरा अप टू 50 लाख क्रॉस हो चुका है जो कि करंट टर्नओवर है। 50 लाख से ऊपर हो चुका है तो उन्होंने आपका टीडीएस काटना शुरू कर दिया होगा, आपको अपने फॉर्म 26 से इसमें चेक कर लेना चाहिए। मैं काटूंगा क्योंकि मैंने परचेज की, तो जब मैं काटूंगा तो 50 लाख टर्नओवर के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा, यानी कि अगर मैंने 70 लाख का करंट टर्नओवर दिख रहा है परचेज अमाउंट, तो अक्रॉस द 50 लाख माइनस करने के बाद जो 20 लाख मेरा रिमेनिंग बैलेंस बचेगा, 20 लाख पे 0.1% टीडीएस डिडक्ट होगा। बिल्कुल सही बात है। और ऐसा होता है कि कभी ऐसा नहीं होता है कि आपकी जैसी 50 लाख की लिमिट आपकी पहुंच गई है, उसके बाद जो भी आप परचेजेस करेंगे, ठीक है, जब जब आप पेमेंट करेंगे तब तक आप 0.1% डिडक्ट करके टीडीएस की पेमेंट करो, ठीक है? ओके ठीक है। और आपको कैसे डिपॉजिट करना है वो मैंने आपको बता ही दिया, और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो अपनी प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है? भैया हमारा 100% जो है वो लॉ बेस खत्म हो चुका है, हमें इनकम टैक्स पोर्टल ये करना है, और उससे हमको वही ई फाइलिंग की पेमेंट ऑफ टैक्स नॉर्मल जो आप करते हैं 26 की फाइल करना, वो हमको सीखना बाकी है, ठीक है? तो मैं करती हूँ, हमारा एक्चुअली क्लास का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपको क्या करती हूँ, आरटीयू फैसिलिटी कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, पहली बार कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और उसको कैसे फिल करना है, उसके लिए मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। आप अपने क्लास में प्रैक्टिस कीजिए, नहीं करनी है प्रैक्टिस कोई बात नहीं, सिर्फ उसको एक बार देख लीजिए, 5 मिनट लगेंगे, एक बार देख लीजिए। अगर आप प्रैक्टिकल करके आना चाहते हैं तो करके आइए, इससे कि आप आराम से नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछ सके। उसमें हम पूरा 26 क्यू डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो लास्ट क्लास है टीडीएस की, इस बैच की। हेलो यस हेलो मैडम, बोले मैडम जो पीडीएफ में जो फाइल होता है वो एक्सेल शीट कैसे करते हैं वो भी थोड़ा इसमें क्लास में बिल्कुल। वो आप क्या, आप थोड़ा क्यों, मैं पूरा बताऊंगी, आपने इसलिए क्लास की है। बोले उसमें जो पीडीएफ पे जो रेगुलर रिटर्न होता है वो भी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और जो रिवाइज होता है वो भी बताएंगे, दोनों बताएंगे। ठीक ओके। हम उस पर आ गए हैं, ये आपको से कितना करना है, देखिए टीडीएस आरपीओ फैसिलिटी ये आ गया अपने पास में, और ये आपको यहाँ से आरपीओ फैसिलिटी डाउनलोड पे जाना है। ये आपके पास में आ गया कोटिंग बैंक सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है। टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क आपके पास खुल गया, ईमेल वेबसाइट टिम्बेन। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे सर्विसेज को, सर्विसेज पे हमको करना है टीडीएस टीसीएस, और हम आ गए रूटीन वेबसाइट पर टिम्बेन की, टिम्बेन पे हम जाएंगे सबसे नीचे, यहाँ पर आ गया ऑनलाइन टीडीएस टीसीएस, और
यहाँ पर हम आ गए, ये डाउनलोड आपकी वर्जन 5.7 डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद में ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी दी गई है इसके बारे में। जिप फाइल डाउनलोड होगी आपकी, क्रोम फाइल शेयर बड़े बड़े से फॉर्मेट डॉट पीडीएफ का क्वालिटी स्टेटमेंट ये बना दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। और हम क्या करना है, सिर्फ यूटिलिटी को डाउनलोड करके रेगुलरली करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करनी है। तो हमारे पास में 5.7 वर्जन अवेलेबल है, हमको क्या करना है, सिर्फ उसको रन करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, रन करना है और क्या करना है, उसका इन्फॉर्मेशन फिल करके फाइल करना है। हमने नेक्स्ट क्लास में इसी को सीखना है। हमारे पास डाउनलोड हो गया होगा, एक बार चेक कर लीजिए, हमने डाउनलोड कर लिया, उसको यहाँ पर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, इसमें मुझे लग रहा है कि अननेसेसरी डायरेक्ट करने का मतलब नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली भेज दूंगी यहीं से डाउनलोड करके और बस कुछ नहीं इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है और फिल करके फाइल करना है, ठीक है। अभी के हमारी क्लास को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम अपने पास में इसको कंप्लीटली समझ के सीख के फाइल करके खत्म कर देंगे, ठीक है जी। हाउ टू एडजस्ट टीडीएस चालान, भाई टीडीएस चालान को आपको टीडीएस में सिर्फ एडजस्टमेंट होता है और रिफंड होता है। तो आपका ये जितनी फाइनेंशियल ईयर का टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है या आप डिडक्ट कर चुके हैं, आप डिडक्ट कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, एडजस्टमेंट की कोई बात ही नहीं है। अगर आप कोई बात ही नहीं है कि आप डिडक्ट कर रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, लेके आके डिपॉजिट करना है और कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके बाद दूसरी बात होती है, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आप किसी ने शायद क्वेरी डाली हुई थी ग्रुप में, जो मेरे पास में क्वेश्चन आया था कि मैं पिछले साल का टीडीएस है या उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, नहीं बहुत ऐसा नहीं होता है। टीडीएस या तो एडजस्ट होता है या और एडजस्टली आपका जब भी कटा हुआ है उसी साल में वो आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में वो आपका एडजस्ट होगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो, और आपको ऑटोमेटिकली उसका रिफंड भी आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी का रिफंड नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली या तो फिर उसके बैंक अकाउंट लिंकेज में प्रॉब्लम है, या तो फिर अगर बैंक अकाउंट को सही लिंक हुआ है तो आपके पास में कोई नोटिस आया होगा जो आपने ध्यान नहीं दिया है, और कुछ नहीं हो सकता है। टीडीएस में और दूसरे तरीके से किसी और पर्टिकुलर हेड के साथ या पर्टिकुलर दूसरे सेक्शन के साथ, अगर 192 का टीडीएस है तो 194 सी के साथ एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग है, इसलिए चालान भी अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बढ़ते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है, ओके। सिर्फ एक क्लास हमारी शेष है, नेक्स्ट क्लास में हम इस पूरे सेशन को वाइंड अप करेंगे, ओके। मैं जितनी अच्छे से पढ़ा रही हूं आप उतनी अच्छे से समझ जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा जो ये गणित क्लास है वो सफल हो जाएगी, ओके। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय, हैव अ गुड, Okay, thank you, ma'am. ओके, थैंक यू।